ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति। और आज रणनीति में न्यूज मेकर है मुगल शासकों पर हो रहे सियासी हमले और ब्रजभूमि में योगी की होली। औरंगजेब के साथ साथ अब अकबर और तुगलक पर भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक मुगलों पर सियासी आक्रमण जारी है। क्या है मुगलों के खिलाफ बड़ी रणनीति, बताएंगे पूरी खबर। इसके बाद शाम 6:30 बजे चलेंगे बरसाना, जहां आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जमकर होली खेली। दिखाएंगे कैसे होली का रंग अभी से उत्तर प्रदेश में चढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। अलीगढ़ में होली विवाद को लेकर स्थानीय बीजेपी सांसद कूद पड़े हैं। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में बयान दिया है। कहा है कि एमयू में होली खेलने से रोका तो ऊपर पहुंचा देंगे। सतीश गौतम कह रहे हैं कि हिंदू छात्रों को रोका तो मैं बैठा हूं, मेरे रहते एमयू में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। नहीं, एमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। देखिए, कल करणी सेना के प्रदर्शन के बाद से होली विवाद का ये मुद्दा गरमाया था। कहानी ये है कि 9 मार्च को एमयू के कुछ छात्र कैंपस के एनआरसी क्लब में होली मिलन समारोह चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि कैंपस में अब तक इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है, इसीलिए नई परंपरा शुरू नहीं करेंगे। होली को लेकर संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर भी सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अनुज चौधरी के बयान को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ दिया है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, जिसका सेंटर पॉइंट है संभल और संभल के सीईओ अनुज चौधरी का दिया वो बयान जिसने सियासी तपिश बढ़ा दी है। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। समाजवादी पार्टी इसे मुस्लिमों को धमकाने और राजनीति से प्रेरित बयान बता रही है, तो बीजेपी इसे होली पर सद्भाव बनाए रखने की कोशिश। देखिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सीईओ ने किया है वो एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि एहतियात के लिए प्रशासन समय समय पे दिया जाता है ताकि सौहार्द कायम रहे और सौहार्द के ताने बानों के कोई भी शरारती ताकत जो है वो उसको नुकसान न पहुंचा पाए। इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, संभल के सीईओ साहब एक बड़ी पोस्ट पर हैं और जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो उनको पब्लिक से अच्छे रवाबित रखें, अच्छे मरासिम रखें, व्यवस्था इंतजामात बेहतर से बेहतर हो सकें। सवाल इस बात का है कि संभल के सीईओ ने समझाया या धमकाया, क्योंकि इस बार होली जुमे को पड़ रही है, साथ में रमजान का महीना भी। ऐसे में रंग में भंग न डले और आपसी सौहार्द बना रहे, यही प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरियाणा के अंबाला से, जहां पर वायुसेना का फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया है। पायलट ने समय रहते खुद को सुरक्षित निकाल लिया, ये एक राहत की बात। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वायुसेना का फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वक्त रहते पायलट ने खुद को बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से वो सुरक्षित हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी मिलना बाकी है। अंबाला में वायुसेना का ये फाइटर जेट जो उड़ान भर रहा था, लेकिन उसी दौरान किसी वजह से ये क्रैश हो गया। पायलट सही सलामत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश की सियासत में एक बार फिर मुगल काल के किरदारों को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। ताजा विवाद तुगलक लेन को लेकर है। राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और लोकसभा सांसद कृष्णपाल सिंह गुर्जर के आवास के बाहर लगी नेम प्लेट से तुगलक का नाम मिटाने का आरोप है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। जिस तरीके से तुगलक रोड का नाम बदला गया और स्वामी विवेकानंद जी किया गया, यह बहुत ही सराहनीय है। क्या सचमुच तुगलक लेन का नाम बदल दिया गया है या सिर्फ अफवाह है? ये गवर्नमेंट कोई काम करने नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के।
आरोप है कि दोनों सांसदों ने खुद तुगलक लेन का नाम बदल दिया है, लेकिन क्या ये आरोप सही है? आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग। तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब गृह प्रवेश के बाद ये तस्वीर सांसद दिनेश शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या तुगलक लेन का नाम बदल गया है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब ध्यान से देखेंगे तो नीचे तुगलक लेन नाम दिखाई देगा। तो ये नई परंपरा नया शुरू हुआ, जबकि नियमतः एनडीएमसी गवर्निंग काउंसिल ही तय करता है कि किसी सड़क का नाम बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा। और औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह अकबर के नाम पर विवाद तेज हो गया है। दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी। मार्ग का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग करने की मांग की जा रही है। औरंगजेब के नाम पर शुरू हुआ विवाद अब उसके परदादा अकबर तक पहुंच चुका है। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने दिल्ली में मौजूद अकबर रोड का रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी। साथ ही बोर्ड पर छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग लिखा हुआ एक पोस्टर चिपकाने की कोशिश की गई, जो बाद में नीचे गिर गया। साफ तौर से यहाँ पर पोस्टर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग। तो अकबर रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग ये कर दिया जाए, तो ये जो कोशिश है ये यहाँ पर की गई है। एबीपी न्यूज से बातचीत में साइन बोर्ड पर कालिख पोतने का दावा करने वाले युवाओं ने खुद को गौरक्षा दल का सदस्य बताया। तर्क है कि अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू समुदाय पर अत्याचार किए, उसके नाम पर सड़क कबूल नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो, अगर मैं जेल भी जाऊंगा, क्योंकि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए प्रेम भावना अगर मेरे अंदर है और उसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं स्वीकार करता हूँ उस चीज को। दिलचस्प बात यह है कि कालिख पोतने की जिम्मेदारी ले रहे युवाओं को न अकबर के पिता का नाम मालूम है और न ही उसके शासन का इतिहास। फिलहाल कालिख पोतने की घटना ने अकबर के नाम पर विवाद को हवा जरूर दे दी है। महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के बाद कर्नाटक में औरंगजेब के नाम पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आज पेश किया सिद्धारमैया सरकार के बजट को औरंगजेब से प्रेरित बताया है। पहले महाराष्ट्र, फिर यूपी से बिहार और औरंगजेब के नाम पर उठा विवाद का बवंडर कर्नाटक तक पहुंच गया है। 2025-26 के लिए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वक्फ जमीन के संरक्षण और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ बजट दिया। बजट में 100 करोड़ रुपए उर्दू स्कूलों के लिए रखे गए। अल्पसंख्यक कॉलोनी के लिए 1000 करोड़ का एक्शन प्लान। सिद्धारमैया सरकार ने मस्जिदों में इमाम और मौलानाओं को मिलने वाले मानदेय को बढ़ाकर 6000 कर दिया है, जिस पर बीजेपी की दलील है कि बजट पर मुस्लिम लीग, जिन्ना और औरंगजेब की छाप है। Just couple of days back, the state government of Karnataka has released a budget, and the budget seems to be very inspired by their new icon Aurangzeb. बजट के बाद बीजेपी ये संदेश देने में जुट गई है कि सिद्धारमैया की नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार का पूरा फोकस एक धर्म विशेष पर है, जिसके केंद्र में है औरंगजेब। बिहार में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। खासकर हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा बिहार की राजनीति में अब तूल पकड़ रहा है। आरजेडी के साथ जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने गिरफ्तारी की चेतावनी दे दी है, तो बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ खड़ी है। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लो। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बिहार की धरती पर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान सियासत में तूफान लेकर आए। धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में तो कथा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले वैशाली में कथा की इजाजत देने से प्रशासन ने मना कर दिया, तो अब उनकी गिरफ्तारी की मांग तक होने लगी है। इस सब बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, ऐसे बाबा को बिहार आने पर रोक लगाना चाहिए। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने भी गिरफ्तारी की चेतावनी दे दी है। यहाँ नीतीश का राज है, ऐसे उन्माद फैलाने वाले बाबाओं की यहाँ कुछ नहीं चलेगी। यानी कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल जाएंगे। बहुत से बाबा जेल गए हुए हैं। दरअसल बिहार में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
दलील दी जा रही है कि धीरेंद्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। बिहार की धरती फिलहाल धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा के बहाने बिहार में सियासत आकार ले रही है। जहाँ जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहाँ महात्मा बुद्ध प्रकट हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोनों सदनों में विपक्ष पर भड़के। विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर तो विधान परिषद में शिक्षा के सवाल पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। खास तौर से राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बड़ा हमला किया। इसके हस्बैंड झूठ है तो अपना वाइफ को बना दिया। विधानसभा में विपक्ष अपराध और नालंदा में महिला की निर्मम हत्या को लेकर सवाल उठा रहा था। इसी बीच नीतीश को गुस्सा आ गया। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है, सुनिए पहले। नीतीश सफाई दे रहे थे कि पहले दिन ही एक्शन के आदेश दे दिए गए। नीतीश कुमार विधान परिषद में भी विपक्ष पर भड़के। आरजेडी की एमएलसी महिलाओं और शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल कर रही थी। महिलाओं का जवाब देते हुए नीतीश ने गुस्से में राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब लालू गए तो राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ मालूम है, आप उस प्रक्रिया में हैं। इसके हस्बैंड झूठ है तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी। विधान परिषद की कार्रवाई खत्म होने के बाद आरजेडी की एमएलसी उर्मिला देवी ने कहा कि वो शिक्षा मंत्री से एक हाई स्कूल की मांग कर रही थी। इसी पर नीतीश कुमार भड़क गए। इसका पति कर रहे थे, जो उस सदन का अपमान है। काश अगर मुख्यमंत्री जी बोलते कि आपके पति, तो ज्यादा अच्छा था। जिस शब्दों का उन्होंने यूज किया वो उनको शोभा नहीं दी। श्रीमती राबड़ी देवी जी तो आपसे पहले और संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री, उम्र में बड़ी, रिश्ते में बड़ी और रे तू करके भाषा अच्छी। बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस एक सवाल को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस ने पार्टी आलाकमान वाला दाव चलकर आरजेडी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। टीवी स्क्रीन पर दो चेहरे हैं, एक नीतीश कुमार का, जिन्हें बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर मामला फंस गया है। कांग्रेस ने आलाकमान की गुगली डाल आरजेडी और महागठबंधन दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस का हाईकमान तय करता है और महागठबंधन का भी नेता आपस में बैठ करके बात कर रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, जिसकी बिसात बजट सत्र से ही बिछने लगी है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तालमेल की बड़ी कमी दिखाई दे रही, जिसे एनडीए बड़ी फूट बता रहा। अभी ये लोग एक समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बैठकें करने का प्रयास कर रहे हैं, बट ये सारी बातें दबने वाली नहीं है। चुनाव आते आते तक आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन एकजुट रहेगा, ये भी खंडित होगा। सियासी गलियारों में कांग्रेस और आरजेडी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कांग्रेस दिल्ली वाले तेवर बिहार में क्यों दिखा रही? कहीं इसके पीछे की वजह राहुल गांधी तो नहीं, जो 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज उन्होंने बैक टू बैक कई बैठकें की, तो कल वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। गुजरात में अगले महीने कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होने वाला है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर राहुल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसके बाद एक बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ भी की। राहुल करीब 8 महीने बाद गुजरात पहुंचे हैं। ऐसे में उनका वो चैलेंज चर्चा में है जो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल ने बीजेपी को दिया था। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। और अब राहुल गांधी गुजरात के दौरे से बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो गुजरात को लेकर गंभीर हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस ने 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल 2027 में अपना चैलेंज पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 3 दशक से बीजेपी गुजरात में अंगद की तरह पांव जमा कर बैठी है और कांग्रेस उसे हिला तक नहीं पाई है।